मैडम, आपने सप्लीमेंट्री बजट के इस मौके पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अभी बहुत से हमारे सम्माननीय पूर्व वक्ता इस बात की चिंता जाहिर कर चुके हैं कि हिंदुस्तान में आर्थिक विकास की दर निरंतर बढ़ते हुए भी जो लाचारी और मजबूरी है वो बढ़ रही है। जो भी एनएसएसओ की सर्वे रिपोर्ट आई है उसने इस तथ्य को उजागर कर दिया है। हमें किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं, और कहीं ना कहीं मुझे एक आशंका प्रतीत हो रही है, बड़ा डर प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान में एक बड़ा गंभीर राजनीतिक संकट आने वाला है। बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी आबादी वो अभावग्रस्त है, संघर्ष कर रही है, संघर्ष करना भी चाहती है, लेकिन एक छोटी आबादी जो शहरों में रहती है, एफ्लुएंट है, वो सरकार पर दबाव डाल के संसाधन हासिल कर रही है और आगे बढ़ रही है। ये सही समय है कि जब हम इस बात की गंभीरता को महसूस करें और ऐसी नीतियों पर कार्य करें जिससे हिंदुस्तान के सभी वर्ग, जिसमें खेती भी शामिल है, मध्यम वर्गीय लोग भी शामिल है, उच्च वर्गीय लोग शामिल है, एक संतुलित ढंग से विकास करें। गरीबी की बात बहुत कही गई। पिछले 60 वर्षों से जब से मुल्क आजाद हुआ है, इस मुल्क में गरीबी बेची जा रही है, कारोबार हो रहा है गरीबी का। जितना ज्यादा गरीबियों को लेकर के नीतियां बनाई जा रही हैं, गरीबों को लेकर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उतना ही गरीब भी बढ़ता जा रहा। हम नियत में शंका नहीं कर रहे, लेकिन यह भी दुखद सच्चाई है जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, जो खाली आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसके पास में कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि वो हिंदुस्तान से गरीबी को निर्णायक तौर पर खत्म कर दे। कुछ प्रश्न दिमाग में पैदा होते हैं। मैं जानता हूं समय कम है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा प्रिसाइज करने की। अध्यक्ष सभापति महोदय, थोड़ा संरक्षण भी आपका चाहता हूं कि कुछ प्रश्न पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि गरीबी के मामले पर तो नए तरीके से विचार करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि गरीबी एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं, एक मनोवैज्ञानिक भाषा है। गरीबी और अमीरी एक तुलनात्मक अध्ययन है। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम इसको गरीबी को कैसे व्याख्यायित करेंगे? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम गरीबी को अंडर प्रोडक्टिविटी के तौर पर या अनुत्पादकता के तौर पर डिफाइन करें। मेरा मानना है कि अब हिंदुस्तान में गरीब नहीं, सिर्फ अनुत्पादक लोग रहते हैं। और अनुत्पादक इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने उनको पढ़ाया नहीं, सरकार ने उनको ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाया। इतना समय हो गया, हर आदमी को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, एक उत्पादक शख्सियत में बना देना चाहिए था। वो शिक्षित नहीं है, उसको स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, और बुनियादी निर्माण की भी जो कमियां हैं, ढांचागत कमियां हैं, उन्होंने आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी को अंडर प्रोडक्टिव बनाया हुआ है, बना करके रखा हुआ है। और हम लोग जब भी गरीबी पर चर्चा करते हैं तो सतही तौर पर यह मान के चलते हैं कि जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है वो सक्षम है सब गरीबों को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन ये कठोर सच भी सामने आ गया है कि हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है वो बुरी तरीके से फेल हुआ है। वो अपेक्षा करता है आदमी से कि आदमी अपने हालात से बाहर निकले, योजनाओं का लाभ उठाए, अपनी उत्पादकता बढ़ाए। लेकिन इस अपेक्षाओं में जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, इसके अंदर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका आज भी अनुत्पादक बना रह गया है और ये चिंता का विषय है। अगर ये सरकार नई व्याख्या से
गरीबों को व्याख्यायित नहीं करती और ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती। ये इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि भगवान के मारे हैं, ये इसलिए गरीब है क्योंकि गरीब रखे गए और हमारा सामाजिक तंत्र, हमारी अर्थव्यवस्था इन गरीबों के सहारे ही फल फूल रही। शेयरिंग, अब अर्थव्यवस्था को एक शेयरिंग कैरेक्टर देना चाहिए। आदमी को मिनिमम सिक्योरिटीज, जीने की, रहने की, खाने की, ये उसको मिल जानी चाहिए। बल्कि मैं तो इस बात के लिए भी आग्रह करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री से कि सरकार के अंदर इस बात को रखें कि हिंदुस्तान में अब जो गरीब लोग कहलाते हैं उनको ऊपर लाने के लिए, अनुत्पादक लोगों को उत्पादक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सोशल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएं, जिससे कि टोटलिटी में, संपूर्णता के अंदर हर आदमी को हम वो अवसर दे सके जो आज तक उसको नहीं मिल सके। गरीबी का प्रश्न ये बहुत बड़ा प्रश्न है और जिस तरीके से हम लोग यहां पर उसको इतने सही तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, इसी का प्रतिफल है कि मैंने माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे बताया था कि हिंदुस्तान के 580 जिलों में से 230 जिले ऐसे हैं जिसमें आग बरस रही है। लड़के माओवादी हो चुके हैं, नक्सलवादी हो चुके हैं और हमारे कई पूर्ववर्ती वक्ता इस बात का आगाह कर चुके हैं, ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उस चेतावनी को नहीं सुना गया, अगर वो धमक नहीं सुनी गई, तो आने वाले वर्षों में मैं भी साफ साफ इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सामने आ रही है, जिससे निपटना मुश्किल होगा। दूसरी बात एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं, ये एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आई है, मेरे पास कटिंग रखी है, ये बहुत कुछ कहती है। एक आदमी जो गांव देहात में रहता है, माननीय सभापति महोदय, उसने 5 साल मिट्टी का काम किया, उसने 10 साल मिट्टी का काम किया, वो जिंदगी भर खेती में मिट्टी काम करता रहा, लेकिन आज भी अनस्किल्ड लेबर है। पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर के मायने बदल रहे हैं। अगर किसी ने 10 साल खाना बनाया है, वो स्किल्ड लेबर हो जाना चाहिए। अगर किसी ने 10 साल मिट्टी खोदी है, वो स्किल्ड लेबर हो जाना चाहिए। अगर किसी ने खेती में 10 साल काम किया है, तो उसको भी स्किल्ड लेबर का सर्टिफिकेशन देने का मैकेनिज्म हमारे पास में होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी रेटिंग, एक आदमी 20 साल मिट्टी खोद रहा है, खेत में काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी रेटिंग नहीं बढ़ पाई, कौन है गुनहगार इसके पीछे? निश्चित रूप से गरीबी और अमीरी का सवाल ये सिर्फ चंद सिक्कों का सवाल नहीं हुआ करता सभापति महोदय, ये व्यवस्था का सवाल हुआ करता है। और आज लोकसभा के अंदर इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए मुझे लगता है कि हमको एक चेतावनी दी जा रही है, ये हमको महसूस कर लेनी चाहिए। और वो करोड़ों आदमी हिंदुस्तान का जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, जो गरीब है, जो लाचार है, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अधिक उत्पादक बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी उसको देने के लिए हमें क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए और इससे हम पीछे नहीं हट सके। इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अंदर आदमी खाली घूम रहा है, जबकि हम 9-9.5% के हिसाब से आर्थिक विकास की दर ले रहे हैं। आज ये हो जाना चाहिए था कि हर हाथ के पास में एक हुनर होता, आदमी स्किल्ड लेबर होता। मुझे बताया गया कि हमारे पड़ोस के देश चीन में 13 लाख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और हमारे यहां 13,000 होंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। हम किस बात का सपना देख रहे हैं? शेख चिल्लू जैसा सपना कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हम चीन का मुकाबला कर लेंगे, हम धरती की किसी दूसरी शक्ति का मुकाबला कर लेंगे। मैं जगह देना चाहता हूं सदन के माध्यम से इस सरकार को और सभी बुद्धिजीवियों को जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं कि हर हाथ के लिए एक हुनर की व्यवस्था इस सरकार की नीति होनी चाहिए। मैंने पहले भी संसद में कहा था, जैसे कि आपने भी हमसे कहा था संसद के अंदर, कि हम एक समय के ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां पर हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड्स मिलने वाले हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड्स सपने देख के नहीं मिलेंगे। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हमको तब मिलेंगे जब हिंदुस्तान के हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बना करके, उसको हुनरमंद आदमी बना करके हम पूरी दुनिया में बाहर भेजेंगे। अब हिंदुस्तान से विश्व स्तर की मैन पावर को जनरेट करना और उसको एक्सपोर्ट करना हमारी विदेश नीति का हिस्सा बन जाना चाहिए। प्रकाश जी, अब कंक्लूड कीजिए। आपने आदेश दिया है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूं सर। 2-3 बातें हैं, बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सदन के माध्यम से मैं सरकार को आगाह कर दूं, क्योंकि आगे वाली परिस्थितियां बहुत ग्रिम है। एक बहुत बड़ा कारण जिसने आम आदमी की उत्पादकता को बढ़ने से रोका हुआ है,
वो मैं आज सदन के सामने कह देना चाहता हूं। सरकार ने आर्थिक सुधार की ओर कदम उठाया, हमने भी स्वागत किया। सरकार की मजबूरियां थी, लाचारियां थी, लेकिन बिना व्यापक प्रशासनिक सुधारों के और न्यायिक सुधारों के आर्थिक सुधार लागू करने के मायने क्या थे? क्या मायने हैं इस बात के? भारत सरकार का जो बजट है, योजना बजट, सरकारों के साथ मिलाकर के 8 लाख करोड़ रुपया, और हिंदुस्तान की जो 10 सैकड़ा की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, वो मुनाफा 70 लाख करोड़ रुपया। मुझे लगता है कि कुछ चीजें बहुत साफ होकर सामने आ रही। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंज्यूमर इंडस्ट्री की गुलामी करने लगा, पूरी की पूरी सरकार चाकरी करने लगी सर्विस सेक्टर की। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि प्राइमरी सेक्टर को ग्रोथ करना है। अभी लाल किले पे कहा कि हम 25,000 करोड़ रुपया देंगे। अभी फिक्की की मीटिंग में 2005 में कहा दिसंबर में कि हमको जो है प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ 35% चाहिए। हम कहते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, हम एंटीसिपेट कुछ कर रहे हैं और हम स्वागत किसी और चीज का कर रहे हैं। इस धोखे से निकल आना बहुत जरूरी है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को, दोहरा चरित्र लेकर के। मुझे लगता है कि यह समय आ गया है कि हम समय की उस चेतावनी को महसूस कर। सर, 2-4 बातें और हैं, मैं पॉइंट्स में कह देना चाहता हूं, अगर माननीय मंत्री जी उचित समझेंगे उन्हें ग्रहण करेंगे। सर, जो हमारी प्रणाली है, महंगाई बढ़ रही है 6% की दर से। आज हर आदमी चिंतित है। पिछले साल चर्चा भी इस बात के ऊपर हुई, हालांकि उसको बराबर करने का प्रयास किया गया कि महंगाई चाइना के अंदर बढ़ रही। हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति थी, पीडीएस। हम मानते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो लाचार है, मजबूर है, ये उनका सहारा थी। मैं दावा कर सकता हूं इस चीज का, कोई राज्य बाकी नहीं है जहां पर पीडीएस में बंगलिंग नहीं हुआ है। हमारे पास प्रणाली नहीं बन पाई आज तक, हम लोगों को सही तरीके से कैटर कर पाए। जो वाकई में लाचार है, जो वाकई में मजबूर है, एक एक बोतल मिट्टी के तेल को तरस रहा है, 1 लीटर, एक एक किलो के गेहूं और धान के लिए तरस रहा है। और ऐसे हालात में जब गेहूं 1000 रुपए और आटा करीब 12-13 रुपए बिक गया, खुला बाजार किसी की चिंता नहीं करता। खुला बाजार किसी की चिंता नहीं करता। हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोग, वो तो 40 रुपए किलो भी आटा खा लेंगे, गेहूं खा लेंगे। लेकिन वो आदमी जिसने गेहूं पैदा किया है, अपनी मेहनत से पैदा किया है, अपनी मजदूरी से पैदा किया है, उसके लिए हम एक फूल प्रूफ सिस्टम इवॉल्व नहीं कर पाए कि उस आदमी को अनाज मिल जाता, वो भूखा नहीं मरता। हमने उड़ीसा का तजुर्बा देखा था, जहां पर साइक्लोन हिट होता है, वहां पर ये पीडीएस की पूरी व्यवस्था पंचायत के हवाले कर दी गई, कोटेदार हटा दिया गया, वहां अच्छे परिणाम सामने आए। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो खाद्य सुरक्षा है, जो सरकार की एक अहम जिम्मेदारी है, उसको रिवाइज जरूर करें। और ये जो कोटेदार बीच में बना हुआ है व्हीकल, वो आपका व्हीकल नहीं है, बेईमानों का व्हीकल है, उसको मेहरबानी करके हटाने की कोशिश करें और सीधे पंचायत को ये व्यवस्था दिलाने की कोशिश करें, तब जाकर के हम वो सुरक्षा क्रिएट कर पाएंगे। धन्यवाद सर। मैं 2-3 बातें और मैं खत्म कर दे रहा हूं। आपका संरक्षण हम चाहते हैं। आपका काफी सर, शिक्षा के तौर पर जो आपने पैसा और भी माननीय सदस्य काफी भाग लेना चाहते हैं। सर, 2 मिनट में खत्म कर दे रहा हूं मैं, मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए। सर, आपकी जो प्रणाली है, जो एजुकेशन डिलीवर करती है, सबसे ज्यादा आपने सिस्टम पे खर्च किया है, ऑब्जेक्टिव पे खर्च नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि ये चेतावनी है, जो आप इस बात को महसूस करें। कुछ चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है सर, आप गांव को महत्व देना चाहते हैं, हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि नीतियों को इस तरीके से संगठित करिए कि गांव जो है वो आउटसोर्सिंग का हब बन सके। हमारे जो ग्राम सभाएं हैं, उसमें टेक्निकल इनपुट चाहिए, उसमें फाइनेंशियल इनपुट चाहिए, फिलोसॉफिकल इनपुट चाहिए। और ये बात आपको मान लेना चाहिए कि हमारे जो कंज्यूमर मार्केट, इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट जो डेवलप हो रहा है, इसमें हमारे गांव जो एग्रीकल्चर, जो कंज्यूमर फूड आइटम्स हैं, कम से कम उसके लिए एक बहुत बड़ा हब हमारे सारे गांव बनने की क्षमता रखते हैं, अगर हम उनको प्रॉपर व्हीकल दिला पाए। सर प्लीज, मैं केवल 2 बातें और कह देना चाहता हूं कि जो सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपके रोजगार गारंटी योजना, बहुत दुखद स्थिति है कि किसी भी जिले के अंदर आज तक पर्सपेक्टिव प्लान नहीं बन पाया है और पैसा खर्च हो रहा है। ये पैसा खर्च हो जाएगा और आप किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, गांव और शहर की जो बहस चल रही है,
कई हमारे विरोधी वक्ताओं ने इस बात को उठाया है। ये यहां से भी वही चेतावनी के स्वर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी गांव हैं, इन गांवों को आप अगर कायदे से अपनी नीति का केंद्र बना करके इनको यहां पर जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसके उत्पादन का अगर हब बनाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए नीतियों को तदनुसार चलाएंगे, आदमी को प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और आदमी को मैन पावर रिसोर्स बनाने के लिए सारे के सारे पॉलिसीज आप डाइवर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उस चुनौती को देखने को मिलेगा। नहीं तो चेतावनी हम आपको देना चाहते हैं कि आने वाला समय बहुत सवाल आपके सामने रखेगा, इसके जवाब देने पड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।